नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार दरोगा का सेट लाया हूं, तो आप एक बार ज़रूर इसे लास्ट तक देखें और उसके बाद बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मैं शुरू करता हूं पहला प्रश्न, जो कि करंट अफेयर्स से है। ये मैंने सेट से उठाया है दोस्तों। निम्न में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 नहीं दिया गया है? आपको बताना है कि इन सभी में से किनको 2020 का राजीव गांधी पुरस्कार नहीं दिया गया है। आपको 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, उसके बाद मैं बता दूंगा। तो 5 सेकेंड बीत गए हैं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इन सभी को दिया गया है। रोहित शर्मा को दिया गया है, विनेश फोगाट को दिया गया है, मनिका बत्रा को दिया गया है, मरियप्पन थंगावेलु को भी दिया गया है, रानी रामपाल को भी दिया गया है। इन पांचों को दिया गया है 2020 में राजीव गांधी पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और मैं पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा होगा ही, लेकिन आपको 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, लेकिन 50 क्वेश्चन से ज़्यादा का आपको फ़ायदा मिलेगा, मतलब 150 का फ़ायदा मिलेगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? तो आपको बताना है सबसे अधिक प्रत्यास्थ इनमें से कौन है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन सी चुना तो आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये स्टील जो है सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों, प्रत्यास्था पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण पदार्थ जो है, वस्तु जो है, किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है दोस्तों, तथा जैसे ही आप बल हटा लीजिएगा, बल हटा दिया जाए, वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाएगा। तो बात समझ में आई होगी दोस्तों, प्रत्यास्था किसे कहते हैं? तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ कौन है? स्टील है दोस्तों। ये अपने पूर्व अवस्था में आने का पूरा प्रयास करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वर्णांतता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है। तो आपको बताना है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन अगर सी चुने हैं तो बिल्कुल सही है, हरा दिखाई देता है। क्योंकि वर्णांतता एक ऐसा रोग है जिसमें कि लाल और हरा आपको पता नहीं चलता है। ठीक है, लाल और हरा रंग में आप अंतर नहीं कर पाते हैं, और सभी रंग आपको ठीक दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादातर वर्णांतता जो है वो पुरुषों में पाया जाता है। और अगर वर्णांतता रोगी जो है अगर स्त्रियां होती है, तो उसमें क्या होता है, जब इनके दोनों गुणसूत्र जो होते हैं, एक्स एक्स जो गुणसूत्र होते हैं, प्रभावित होते हैं, तब ये वर्णांतता स्त्रियों में होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि हाल में किस कंपनी, भारतीय कंपनी ने उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल पर हस्ताक्षर किया है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, टेक महिंद्रा ने भारतीय कंपनी के उत्सर्जन को कम करने के लिए ग्लोबल कॉम्पैक्ट पर हस्ताक्षर किया है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पर हस्ताक्षर किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आपको बताना है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, कि सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में जाता है, ठीक है, अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है, तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। क्योंकि तो आप लोग देखते होंगे कि आप जब गर्मी के मौसम में आप धूप में चले जाते हैं, उसके बाद तुरंत अंधेरे कमरे में प्रवेश कर जाते हैं, तो आपको कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्यों होता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है दोस्तों। आइरिस पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता है। आइरिस जो है वो पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता है, इस कारण से ऐसा होता है। तो इसका जो सही एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, कि ऑप्शन डी है इसका। और आप इसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, तो आपको फ़ायदा मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कि नेक्स्ट कह रहा है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इस वर्ष कोरोना वायरस महामारी के कारण रद्द कर दिया गया। यह अवार्ड फाउंडेशन कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपका सही है। यह अवार्ड फाउंडेशन जो है मनीला फिलीपींस में स्थित है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है दोस्तों,
चलिए नेक्स्ट है कि पायस एक कोलाइड होता है। कैसा कोलाइड होता है पायस? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पायस जो होता है वह द्रव में द्रव का कोलाइड होता है। तो आपको मैं पायस का उदाहरण बता देता हूँ दोस्तों। पायस का उदाहरण जो है वह है आपका दूध। ठीक है दोस्तों। और द्रव में अगर गैस का विलयन हो तो वो हुआ दोस्तों वायु की आर्द्रता। अगला मैं बता रहा हूँ दोस्तों गैस का द्रव में विलयन, तो आप क्या कहेंगे? ब्रोमीन अमोनिया। द्रव में गैस का विलयन क्या कहेंगे दोस्तों? तो आप कहेंगे वायु की आर्द्रता। द्रव में गैस का, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। और अगर गैस का द्रव में विलयन तब क्या कहिएगा? ब्रोमीन अमोनिया। और उसके बाद ठोस का गैस में विलयन कहेंगे तो कपूर। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों करंट अफेयर्स से। माई लाइफ माई मिशन निम्न में से किसकी आत्मकथा है? नहीं दोस्तों, करंट अफेयर से नहीं है। तो माई लाइफ माई मिशन निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो ये दोस्तों किसकी आत्मकथा है? तो अगर आपने बी ऑप्शन चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, बाबा रामदेव की आत्मकथा है। ठीक है दोस्तों। अगला क्या कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है कहाँ है? तो जवाहर टनल कहाँ स्थित है? भारत की जो लंबी सुरंग है जवाहर टनल, वो कहाँ स्थित है? तो पहला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन है? तो जवाहर टनल स्थित कहाँ है? तो ये दोस्तों सही इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जो है यह जवाहर टनल है। जवाहर सुरंग जो है दोस्तों बनिहाल दर्रा में स्थित है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाहर सुरंग जो है वह बनिहाल दर्रा में स्थित है। और सिपकिला दर्रा तो आप जान ही रहे हैं, शिमला से तिब्बत को जोड़ती है। सिपकिला दर्रा सी से शिमला, सी से सिपकिला और तिब्बत को जोड़ती है। चलिए, भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? आपको चारों ऑप्शन में बताना है कि भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बी अगर चुना है तो आपका सही है, तो लक्षद्वीप है। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, लक्षद्वीप जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ दोस्तों, दिल्ली है, मतलब नई दिल्ली जो कहिए। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश क्या है? तो ये दोस्तों है पौंडीचेरी। तो आपको यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन का फायदा हो चुका है एक क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि रक्त के प्रति, जी हाँ दोस्तों, रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? तो ये आपका बायोलॉजी से प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने बी चुना है तो आपका सही है हेपेरिन। हेपेरिन जो है रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ है। अब आपका ऑप्शन ए की ओर मैं चलता हूँ। तो फाइब्रिनोजेन क्या है? अगर क्वेश्चन आ जाए कि फाइब्रिनोजेन क्या है तो आप मारिएगा ऑप्शन में। फाइब्रिनोजेन जो है एक प्रोटीन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन अगर निकाल लिया जाए, आपको एग्जाम में आ जाए कि फाइब्रिनोजेन अगर प्लाज्मा में से निकाल लिया जाए तो क्या बचेगा? तो शेष जो है प्लाज्मा को सेरम कहेंगे। प्लाज्मा से अगर निकाल लिया जाए फाइब्रिनोजेन तो शेष को क्या कहेंगे? सेरम। ठीक है दोस्तों, रक्त एक जो है तरल संयोगी उत्तक है। याद रखिएगा दोस्तों, तो रक्त जो है तरल संयोजी उत्तक है। चलिए दोस्तों अगला हम लोग देखते हैं कि रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्राम्बिन का नाम सुनेंगे दोस्तों। अगर नहीं सुने हैं तो कोई बात नहीं। प्रोथ्राम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत में विटामिन के सहायता से होता है। किसका किसका? प्रोथ्राम्बिन। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, प्रोथ्राम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। किसकी सहायता से? विटामिन के की सहायता से। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन के की कमी हो जाए तो क्या होगा? तो उसका ब्लड जमेगा कटने के बाद? नहीं, थक्का नहीं बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है दोस्तों
कि 12 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर पद किसने बनाया था? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा राजकृष्ण। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर का पद किसने बनाया? राजकृष्ण ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कि अगला क्वेश्चन है कि मीठे स्वाद की अनुभूति के लिए जीभ पर जो है स्वाद केंद्र स्थित है। तो मीठा स्वाद आपको कहाँ से पता चलता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों मीठा स्वाद जो है वह है अग्रभाग पर लगता है। कहाँ पर? अग्रभाग पर। चलिए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। अगर आपने चुना है तो सही है। तो अग्रभाग पर मुंह पे देखते होंगे छोटी छोटी पिपलियाँ होती है, छोटी छोटी पिपलियाँ होती है, उसे टेस्ट बड्स इंग्लिश में कहा जाता है। तो उसी से हम लोगों को स्वाद का पता चलता है। और अगर बोल दे जीभ के बगल वाले भाग में तो खट्टे स्वाद का आभास होता है। ठीक है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे टेस्ट बड, आगे में स्वीट लिखा हुआ है दोस्तों। आगे जो पार्श्व भाग है उसमें स्वीट का स्वाद आता है दोस्तों। बगल में दोनों सॉल्टी है दोस्तों। फिर पीछे सावर है दोनों साइड। उसके बाद जो है सबसे पीछे बीटर है दोस्तों। तो अगर हो सके तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं दोस्तों। चलिए मैं शुरू करता हूँ अगला क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस वन्य प्राणी के संरक्षण से संबंधित है? तो आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो ऑप्शन डी बाघ के लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब बाघ के संरक्षण से संबंधित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वह कहाँ है, तो वह कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है या चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दुधवा और चंद्रप्रभा है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। अबोहर कहाँ है दोस्तों? तो अबोहर जो आपका है पंजाब में। कर्नाटक में आपका बांदीपुर है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है दोस्तों? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। और जम्मू कश्मीर में बोल दिया जाए तो दोस्तों कौन सा है? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। और डाचीग्राम कहाँ है? तो वो भी जम्मू कश्मीर में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? जी हाँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो है पुराना नाम जो है हेली नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, आपने एक क्वेश्चन से इतना चीज सीखा दोस्तों। चलिए मैं देखता हूँ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है? आपको बताना है कि विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर अगर आपने ए चुना है तो आपका बिल्कुल सही है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। अंग्रेजी में लिखा रहे तो दोस्तों क्या आप बोलिएगा? इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD। अच्छा मैं बात कर लेता हूं दोस्तों कि विश्व बैंक की स्थापना बहुत बार पूछा जाता है, कब हुई? तो 1945 में विश्व बैंक की स्थापना हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 16 नंबर, भारत के राष्ट्रपति के पास कितने आपात अधिकार होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के पास कितने आपात अधिकार होते हैं आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन डी चुना तो एकदम सही चुना है आपने। 3 प्रकार। तो 3 प्रकार से वो राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। तो पहला मैं बता देता हूं, अनुच्छेद 352 के तहत। 352 के तहत वो क्या लगाते हैं? राष्ट्रीय आपात लगाते हैं। चलिए 356 के तहत वो क्या लगा सकते हैं? राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। और आपको बताना है दोस्तों कि सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट है कि आपातकालीन शक्ति राष्ट्रपति को, वित्तीय आपातकालीन शक्ति किससे है? तो 360 अनुच्छेद से है राष्ट्रपति को, मतलब 360 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपात लगा सकते हैं। तो वित्तीय आपात बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जाम में दोस्तों कि वित्तीय आपात भारत में कितनी बार लगाई गई है। तो इसका आंसर लगाइएगा, एक भी बार नहीं, या वहां 0 दिया रहे तो 0 लगाइएगा, 0 दिया रहे तो 0 बार लगाइएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों
कि दक्षिणी अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था? जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। प्रिटोरिया में ऐसा किया गया था, गांधी जी को श्वेत लोगों ने ट्रेन से उठाकर फेंक दिया था। जी हाँ, पीटा भी और ट्रेन से फेंक दिया। और मैं आपको गांधी जी से रिलेटेड कुछ बता देता हूँ दोस्तों। गांधी जी जो हैं दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में सेठ अब्दुल्ला नाम के व्यापारी के पैरवीकार के रूप में गए थे। किसके पैरवीकार के रूप में? सेठ अब्दुल्ला नाम के व्यापारी के। कब गए थे? 1893। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। चलिए अगला है कि गांधी जी ने 1907 ईस्वी में रंग भेद नीति का विरोध सर्वप्रथम सत्याग्रह मार्ग से किया था। किसका किया था सर्वप्रथम? 1907 में रंग भेद नीति का सत्याग्रह मार्ग से किया था। चलिए अगला है कि इंडियन ओपिनियन नाम से प्रसिद्ध समाचार पत्र, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडियन ओपिनियन नाम से प्रसिद्ध समाचार पत्र जो है दक्षिण अफ्रीका में किसने निकाला था? तो किसने निकाला था दक्षिण अफ्रीका से? तो गांधी जी ने निकाला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। सार्क का सदस्य ये नहीं है। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ उसका फुल फॉर्म सार्क का। एस फॉर साउथ, ए फॉर एशियन, फिर ए आ रहा है एसोसिएशन, फॉर आर से रीजनल, सी से कोऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, तो पूरा मैं एक बार पढ़ देता हूँ। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क का फुल फॉर्म होता है एस ए आर सी। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिखा जाता है सार्क। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1985 में किया गया था। इसका मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए दोस्तों तो काठमांडू में है। अगर पूछा जाए कि इसमें कितने सदस्य हैं, कौन कौन से सदस्य हैं, ऐसे जानकारी होना चाहिए नाम, क्योंकि पूछ लिया जाएगा कुछ भी, कंपटीशन है। तो इसमें सदस्य देश भारत हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, फिर उसके बाद कौन है? नेपाल है, भूटान है, फिर कौन है? श्रीलंका है, मालदीव है, अफगानिस्तान में है। फिर उसके बाद आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ढाका में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन है आपका 18 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हो चुका है दोस्तों, सॉरी अगला, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जी हाँ नाम सुने होंगे, कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? जी हाँ दोस्तों, अगर आपने सी डी ऑप्शन चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कब बनी थी दोस्तों? जी हाँ आपको बताना है कब। तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए कि भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी थी महिला, भारतीय जो थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। अच्छा एक क्वेश्चन और बराबर पूछा जाता है दोस्तों, बेलगांव अधिवेशन जो है महात्मा गांधी ने किया था ना, महात्मा गांधी अध्यक्ष थे बेलगांव अधिवेशन के। ठीक है दोस्तों, अब कब हुआ था बेलगांव अधिवेशन, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, हाल ही में किस भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, नरेंद्र बत्रा को। अगला है कि संसार में माइका का, माइका आप समझ रहे होंगे अभ्रक, माइका का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों, बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आपने चुना है। भारत जो है माइका का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब यहाँ पर माइका है दोस्तों, कभी पूछ लेगा आपको मक्का, तब क्या कीजिएगा, मक्का के लिए USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चले जाइएगा मक्का के लिए। माइका बोले तो भारत। ठीक है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है।
चलिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जो कि आप लोग खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं स्पेशल मैथमेटिक्स का क्लास लूँगा तो बताऊँगा। चलिए मैं देखता हूँ, अगला क्वेश्चन है कि भारत के उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? क्या उच्चतम न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय बोल रहा है, तो सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश कौन थी दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा मीर ए साहिब फातिमा बीबी। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे बोल दिया जाए कि उच्च न्यायालय की प्रथम कौन थी न्यायाधीश, तो वह थी लीला सेठ। उच्च न्यायालय बोले तो लीला सेठ, उच्चतम लगा दे तो फातिमा बीबी। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर आपसे बोल दिया जाए महिला से बराबर क्वेश्चन आता है तो बहुत बार ये भी पूछा गया है प्रथम महिला राजदूत कौन थी, तो विजया लक्ष्मी पंडित थी। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पुराना वेद कौन सा है? बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सभी लोग जान रहे होंगे, सबसे पुराना वेद जो है वह ऋग्वेद है। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है इसका मैं कुछ डिटेल्स में बता देता हूँ कि रोग निवारण तंत्र मंत्र का संबंध किससे है? अथर्ववेद से। बहुत बार पूछ लिया जाता है तंत्र मंत्र का संबंध किससे, तो आपको बताना है अथर्ववेद। रोग निवारण भी बोल दे तो अथर्ववेद। अगर आपको बोल दे गद एवं पद किस वेद से संबंधित है? गद एवं पद यजुर्वेद से संबंधित है। अगर आपको बोल दिया जाए कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो वह हो जाएगा सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल साधारण कि मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 में कितने वर्ष के सजा का प्रावधान किया गया? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है, बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 3 वर्ष का प्रावधान किया गया है। अगला देखते हैं कि आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? जी हाँ, आर्य का शाब्दिक अर्थ जो है श्रेष्ठ या कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन आर्य का शाब्दिक अर्थ है। अगला है कि राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन हो गया। क्या राज्यसभा सांसद अमर सिंह का हाल ही में निधन हुआ है? वे किस राजनीतिक दल से थे? जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, समाजवादी दल से थे। अगला क्या है? अंकटाड। क्या है? अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में कुल एफडीआई, भारत में कुल एफडीआई अंतर प्रवाह कितने बिलियन डॉलर रहा? जी हाँ दोस्तों, इसका भी सही उत्तर है 51 बिलियन डॉलर। चलिए मैथ का क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। अगला है कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की स्मृति में रचित पुस्तक चंद्रशेखर द लास्ट आइकॉन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स की रचना किसने की है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा रवि दत्त वाजपेयी। मैं फिर से पढ़ देता हूँ दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की स्मृति में रचित पुस्तक चंद्रशेखर द लास्ट आइकॉन ऑफ आइडियोलॉजी पॉलिटिक्स की रचना किसने की है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जो है आपका रवि दत्त वाजपेयी। चलिए नेक्स्ट है कि अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ष संघर्ष का इतिहास है, यह कथन किसका है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा मार्कस का। अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह किसने कहा था? वह कहा था मार्कस ने। चलिए मैं कुछ मार्कस से रिलेटेड बता देता हूँ डिटेल्स में कि कार्ल मार्कस जो थे जर्मनी के निवासी थे, जिन्होंने क्या चीज़ लिखा था? दास कैपिटल की रचना की, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की है। 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति लागू किया था। लेनिन के बारे में मैंने बता दिया कि लेनिन जो है 1921 में नई आर्थिक नीति लागू किया था। और कुछ हम बता देते हैं स्टालिन के बारे भी। स्टालिन राइट्स जो हैं ऑफ पैन का लेखक हैं। ऑफ पैन का लेखक बहुत बार पूछ लिया जाता है, ऑफ पैन का लेखक कौन है? तो
स्टालिन आप मार के आइएगा ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्या कहता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। ये तो आप लोग कोई भी गलत नहीं कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आपने चुना है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास किसके दरबार में नवरत्न थे, ये भी क्वेश्चन आता है। तो कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न में शामिल थे। कालिदास को भारत का सबसे बड़ा संस्कृत भाषा का विद्वान भी माना जाता है दोस्तों, याद एकदम रखिएगा जरूर। और अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सूरदास की। सूरदास से संबंधित मैं बता देता हूँ। तो सूरदास जो हैं सूरसागर पुस्तक के लेखक हैं, बहुत बार पूछा गया है। अगला है तुलसीदास द्वारा अवधी बोली में अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस पुस्तक लिखी गई है। तो मैंने तो ये बताया दोस्तों, एग्जाम में कैसे पूछ लेगा कि बताइए कि तुलसीदास किसके समकालीन थे। अब बताइए आप, मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ी को पुगिलिस्ट कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए अगर आपने चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, बॉक्सिंग, जिसे मुक्केबाजी कहते हैं। तो मुक्केबाजी में क्या कहा जाता है, पुगिलिस्ट। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। इस्लाम शाह सुर, पूरा नाम है इस्लाम शाह सुर ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस्लाम शाह के बारे कुछ। इस्लाम शाह सुर जो थे शेरशाह सुर के उत्तराधिकारी थे। क्या शेरशाह सुर के उत्तराधिकारी कौन थे, इस्लाम शाह सुर। ठीक है, अगर आपसे बोल दिया जाए शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, तो शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, फरीद खां था। हुमायूं की जो है मृत्यु कैसे हुई थी, हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह भवन के पुस्तकालय जो है ना उससे गिर के हो गई थी। कब हुई थी, 1556 में। तो लैंडपुल ने इसके बारे क्या कहा, हुमायूं के बारे, कि भैया ये तो जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते मर भी गया। ठीक है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, यह वाक्य किसने कहा था, तो यह वाक्य लैंडपुल ने कहा था। ठीक है दोस्तों, अगला है हाइकिंग स्ट्रिप शब्द किस खेल से संबंधित है। जी हाँ, हाइकिंग स्ट्रिप शब्द जो है वो ऑप्शन सी से संबंधित है, पाल नौकायन से है। फिर हम लोग बात करते हैं कि टी जो है, टी बहुत बार पूछा जाता है, टी जो है किस खेल से संबंधित है। टी जो है दोस्तों गोल्फ खेल से संबंधित है। तो गोल्फ खेल में जो आप देखते होंगे समतल भूमि जो होता है उसे ही टी कहा जाता है। जहाँ से शॉट लगाया जाता है, जहाँ से समतल भूमि से शॉट लगाते हैं उसे ही टी कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। अगला बात करते हैं कि अगला इसे छोड़ दिया जाए, दिख नहीं रहा है सही से। नेक्स्ट है 38 नंबर, विश्व बैंक की प्रबंध निदेशक के रूप में जुलाई 2019 में नियुक्त अंशुला कांत निम्न में से किस बैंक की प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा SBI। चलिए अगला देखते हैं, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने बी चुना है ऑप्शन तो बिल्कुल सही आपने चुना है। तो सिकंदर के हमले के समय जो था उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। ठीक है दोस्तों, सिकंदर के समय जो है मगध में घनानंद जो थे शासक थे, जिनका सीमा ब्यास नदी थी। और सिकंदर की सेना किसको पार करने से इनकार कर दिया था, याद है क्या। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है, ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था सिकंदर की सेना ने। अब हम लोग थोड़ा नंदवंश से भी देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन तो नंदवंश है, तो हमने बीच में सिकंदर के बारे बता दिया। चलिए देखते हैं, पहले सिकंदर था तब नंद है।
है ना, जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में वैसे मैंने बता दिया। तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे, बहुत बार पूछा गया है, तो महापद्म नंद थे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, एकराट की उपाधि धारण की थी, याद रखना है, एकराट की उपाधि धारण की थी। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, पूछ लिया जाए तो क्या कहिएगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है कि कण्व वंश के संस्थापक कौन थे, तो कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव थे। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, तो पुष्यमित्र शुंग थे। मैंने सभी ऑप्शन का बता दिया। अगला क्वेश्चन बोलता है हमारा कि अपनी मदुरै विजय कीर्ति में अपने पति वुक्का के विजय अभियानों का वर्णन करने वाले कवित्री थी। जी हाँ, अगर आपने डी ऑप्शन चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, गंगा देवी थी। अपनी मदुरै विजय कीर्ति में पति वुक्का के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी, गंगा देवी। अगला है, मैं विजयनगर साम्राज्य से कुछ बता देता हूँ कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, दो भाई थे, हरियर और बुक्का द्वारा किया गया था। कब, 1336 ईस्वी में। फिर मैं और कुछ बता देता हूँ दोस्तों, जो कि आपको याद हो जाए सुनने के बाद। 1347 ईस्वी में पांडव राज्य को विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया गया था। पांडव राज्य को विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया गया था। क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा कि पांडव राज्य को किस साम्राज्य में मिला लिया गया था 1347 ईस्वी, तो विजयनगर साम्राज्य में। अगर पूछ लिया जाए कि पांडव वंश की राजधानी कहाँ थी, तो पांडव वंश की राजधानी मदुरै में थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हमारा अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। जी हाँ, अगर ऑप्शन ए आपने चुना है तो बिल्कुल सही है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो है वो किसने चुना था, किया था संगीति की अध्यक्षता, तो महाकश्यप द्वारा किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं कि बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला है, बौद्ध धर्म में बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, राजगिरी में। किसके शासनकाल में, तो अजात शत्रु इसके अध्यक्ष थे ना, यही ना था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, और तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय में आयोजित किया गया था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति अगर बोल दें तो कनिष्क के समय में। अगला जो है क्वेश्चन क्या कहता है, पाकिस्तान ने कश्मीर की आज़ादी के लिए खास ट्रेन चलाई, इस ट्रेन का नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर ऑप्शन ए आपने चुना है बिल्कुल सही चुना है, आज़ादी ट्रेन था उसका नाम। तो हम लोग बात करते हैं भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलाई जाती है, तो समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस जो है रेलगाड़ी है, वो परिचालन होता है भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला बात करते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी ट्रेन चलाते हो, तो वो है मैत्री एक्सप्रेस, है ना। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी ट्रेन चलाते हो, तो मैत्री एक्सप्रेस चलाते हो। अगला है अनुशीलन समिति के बारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का केंद्र कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल सही चुना है कि अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का केंद्र जो है बंगाल में स्थित है, बंगाल में। जी हाँ, अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई, बहुत बार पूछा गया है, तो 1904 में। अब दोस्तों आप बोल रहे होंगे कि बराबर बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। जी हाँ दोस्तों, यही सब क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं जितना मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। और दूसरा है अभिनव भारत क्रांति संगठन की स्थापना किसने किया था, ये भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो जो है सावरकर बंधुओं ने अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। अभिनव भारत महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन थी। ठीक है दोस्तों, अनुशीलन समिति के संस्थापक वरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त थे।
तो आपसे पूछ लिया जाएगा अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे, तो बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त थे। अगला हम लोग देखते हैं, आपको बताना है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे की पैरवी के लिए गठित टीम का नेतृत्व किसने किया? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी अगर चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, भोला भाई देसाई ने आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे की पैरवी के लिए गठित टीम का नेतृत्व किया है। चलिए हम लोग कुछ बात करते हैं आज़ाद हिंद फौज के से संबंधित। आज़ाद हिंद फौज की सैनिकों पर नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया था। कब चलाया गया था मुकदमा? 1945 में चलाया गया था आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर। इसे दिल्ली मुकदमा या लाल किला मुकदमा के नाम से भी जानते हैं। आज़ाद हिंद फौज पे जो मुकदमा चलाया गया था 1945 में, इसे दिल्ली मुकदमा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, लाल किला मुकदमा के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 का। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर ऑप्शन ए आपने चुना है तो बिल्कुल सही आपने चुना है। तो स्वर्ण कमल पुरस्कार जो है सिनेमा में दिया जाता है। और आगे मैं बता देता हूँ कि यह पुरस्कार जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में पहले बता देता हूँ। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है, पुरस्कार में क्या दिया जाता है? स्वर्ण कलम दिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, स्वर्ण कलम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 ईस्वी में दिया जाता है, मतलब दिया जाता है, उस समय से स्थापित किया गया उस समय। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है भारत में फिल्म क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत में फिल्म क्षेत्र के जनक माने जाते हैं। जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आपको दिया जाता है वो किसके नाम पर? तो फिल्म क्षेत्र के जनक थे दादा साहेब फाल्के, उसी पर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला हम लोग बात करते हैं। अगला है क्वेश्चन कि भारत के उन उपराष्ट्रपतियों, बोल रहा है, कंफ्यूज नहीं करना है, उपराष्ट्रपतियों के नाम बताएं जो निर्विरोध चुने गए, निर्वाचित हुए। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा दोस्तों, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। यहाँ पर तो क्वेश्चन कंफ्यूज आप कर जाएंगे। यहाँ पर उपराष्ट्रपति दिया है, राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे जो कि निर्विरोध चुने गए थे, यहाँ पर उपराष्ट्रपति है। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखना भी जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे दोस्तों, प्रथम 2 काल के लिए उपराष्ट्रपति चुने गए थे, 2 काल के लिए चुने गए थे, प्रथम 2 काल के लिए। हिदायतुल्ला बहुत महान व्यक्ति थे और इनका जो है बहुत ही गजब का काम है इनके समय का, इसको याद रखिएगा। मैं बता देता हूँ, भारत के एकमात्र व्यक्ति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहे, उपराष्ट्रपति के रूप में रहे और मुख्य न्यायाधीश पद को सुशोभित इन्होंने किया था। याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कहीं भी। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस जो है दोस्तों, वह मनाया जाता है कब? तो ऑप्शन ए 18 जुलाई को। अगला बात कर लेते हैं, इग्नू का मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, आप लोग सभी लोग जान रहे होंगे, इग्नू का मुख्यालय जो है दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई? 1985 ईस्वी में, याद रखना है। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर, हर कोई सुना है जगन्नाथ मंदिर का नाम, किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा ओडिशा राज्य में प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है। ठीक है, अब मैं कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ। जगन्नाथ मंदिर का रथ यात्रा जो है प्रसिद्ध है, टीवी पर भी आता है रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर का। कोणार्क मंदिर के दीवारों पर अश्लील चित्रों का चित्रण है। ठीक है दोस्तों, याद है, क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ब्लैक पैगोडा जो मंदिर आप देख रहे हैं, ब्लैक पैगोडा बोला जाता है, यूरोपियन नाविक द्वारा जो है कोणार्क मंदिर का नाम दिया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन बना लेगा कि कोणार्क मंदिर का नाम ब्लैक पैगोडा किसने दिया? तो यूरोपियन नाविकों के द्वारा दिया गया था। अगला है लास्ट क्वेश्चन, साइकिल के ट्यूब गर्मियों में अधिकतर क्यों फटते हैं?
तो गर्मियों में अधिकतर जो हैं साइकिल के ट्यूब क्यों फटते हैं? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। गर्मी के कारण क्या होगा, ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इस फैलाव के कारण ट्यूब फट जाता है। अब देखिए, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ठंडे के महीने में जो है पाइपलाइन फट जाती है। तो ठंडे महीने में जो पाइपलाइन फटती है, जल के जमाव के से प्रसार आयतन में वृद्धि हो जाती है। आयतन में वृद्धि हो जाती है जल के जमाव के कारण, इस कारण जो है पाइपलाइन फट जाती है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, वो आपके लिए है कि पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? और आपको बताना है और कौन देश ने भेजा था, किस देश के द्वारा भेजा गया था और कब भेजा गया था। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हमें ज़रूर अपना सुझाव दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी दीजिएगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कुछ कमी है या ठीक चल रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।